नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का इंतजार खत्म हो चुका है और उसे रामनाथ कोविंद के तौर पर अपना 14वां राष्ट्रपति मिल चुका है। अब कोविंद की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन को उनके मुताबिक सजाया जा रहा है। इन सब के बीच देश कई समस्याओं से घिरा है और देश की जनता को अपने नए राष्ट्रपति से बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में कोविंद के लिए देश की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। 24 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी दिन रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में कोई कोर कसर नहीं रहे, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी जी जान से जुटे हुए हैं। कौन कब आएगा, कैसे आएगा, कहां बैठेगा, सबका एक खाका तैयार कर लिया गया है। ये वो तस्वीर है जब प्रणब मुखर्जी ने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। कुछ इसी अंदाज में अब रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। रामनाथ कोविंद के देश के 14वें राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही उनकी शाही शपथ की तैयारियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मंत्री से लेकर अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। अधिकारी इससे पहले हुए राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण समारोह की वीडियो को बारीकी से देख रहे हैं ताकि इसी के मुताबिक शाही तरीके से महामहिम का स्वागत और उनका शपथ ग्रहण समारोह यादगार बनाया जा सके। संसद के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह के दौरान 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद को देश के 14वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर कोविंद को राष्ट्रपति के रूप में संविधान की रक्षा की शपथ दिलाएंगे। रामनाथ कोविंद निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति की शाही बग्घी में शपथ के लिए संसद भवन पहुंचेंगे। नए राष्ट्रपति की शपथ की तैयारियों और इनमें शामिल होने वाले मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक निवर्तमान और नए राष्ट्रपति एक साथ ही राष्ट्रपति भवन से संसद पहुंचेंगे। केंद्रीय कक्ष में मंच पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी जगह लेने वाले रामनाथ कोविंद के साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के लिए कुर्सी रहेगी। साथ ही मंच पर चीफ जस्टिस JS खेहर बैठेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्री, नेता, सांसद और विशिष्ट मेहमान मंच से नीचे बैठेंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कोविंद केंद्रीय कक्ष में सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के नाते अपना पहला संक्षिप्त संबोधन देंगे। शपथ समारोह के बाद कोविंद रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन के अपने नए आशियाने में चले जाएंगे। राष्ट्रपति की विशेष सुरक्षा गार्ड अश्वारोही दस्ते की घेरेबंदी में शपथ के बाद देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कोविंद राष्ट्रपति भवन की गौरवशाली इमारत में प्रवेश करेंगे, जहां वे अगले 5 साल रहेंगे। गृह मंत्रालय जहां नए राष्ट्रपति की शपथ की तैयारियों में जुटा है, वहीं रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण करने से पहले 23 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संसद से विदाई दी जाएगी। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के शानदार कार्यकाल पर संसद की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी के योगदान की सराहना करते हुए सांसदों की ओर से स्पीकर सुमित्रा महाजन सबसे पहले अभिनंदन पत्र पढ़ेंगी। संसद के समारोह के दौरान प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति के तौर पर अपना आखिरी विदाई संबोधन देंगे। पुराने राष्ट्रपतियों की विदाई और नए राष्ट्रपतियों की आगवानी की रस्म अब संसद और राष्ट्रपति भवन ने 13 बार निभाई है और अब ये 14वां मौका है जब संसद और राष्ट्रपति भवन इन रस्म को शाही अंदाज में निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की पूरी योजना बनाई गई है। इस दौरान किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए पहले ही रिहर्सल की गई। 17 जुलाई को जब राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त विजय चौक पर नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं जो कि अब से कुछ दिनों पहले यहाँ पर की गई। इसमें सब कुछ वैसा ही किया गया जो शपथ ग्रहण के दिन किया जाएगा। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, 17 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, 17 जुलाई को जब राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त विजय चौक पर
नए राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इसमें सारी सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा शपथ ग्रहण के दिन यानी 25 जुलाई को जैसा किया जाएगा। कानपुर के पोकर गांव के स्कूल से 8वीं की पढ़ाई पूरी कर कानपुर पहुंचे उस बच्चे के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मुफलिसी और गरीबी के बीच पला बड़ा वो बच्चा आज देश का राष्ट्रपति है। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहेंगे कि गरीब और दलित वर्ग से आया एक शख्स आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन है। लेकिन रामनाथ कोविंद को ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया। गरीबी और मुफलसी के बीच पढ़ लिख कर एक छोटे से गांव का लड़का आंखों में कई सपने लिए कानपुर आया था। कानपुर के डेरापुर तहसील के परोख गांव से 8वीं की परीक्षा पास करने के बाद कोविंद ने आगे की पढ़ाई करने के लिए कानपुर को चुना। रामनाथ कोविंद के पिता मैकू लाला गांव में ही परचून की दुकान चलाते थे, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे। आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी। ऐसे में मां से 5 रुपए लेकर बड़ी बहन पार्वती देवी के घर कल्याणपुर आ गए। बहनोई कोविंद को बीएनएसडी इंटर कॉलेज लेकर आए और उनका 9वीं में दाखिला करा दिया। इस दौरान बहनोई बीमार पड़ गए, जिसके चलते घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। तभी से उन्होंने नौकरी करने का मन बना लिया। कोविंद कचहरी के पास एक चाय की दुकान पर काम मांगने के लिए गए, लेकिन दुकान मालिक ने उन्हें काम देने से मना कर दिया। कोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और एक जज के घर काम मांगने के लिए पहुंचे। जज ने पहली ही मुलाकात में उनके अंदर काबिलियत परखी और 125 रुपए प्रति महीने के हिसाब से काम पर रख लिया। 15 साल का लड़का 2 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को जज के घर के सारे काम निपटाता और वहीं दरवाजे के बाहर बस्ता लेकर बैठ जाया करता था। जज के घर पर कोविंद ने पूरे 4 साल तक नौकरी की। इस बीच कोविंद ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कानपुर के बीएनएसडी इंटर कॉलेज, चुन्नीगंज से हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद कोविंद ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला लिया और डीएवी कॉलेज से बीकॉम किया। वकालत की पढ़ाई करने के बाद रामनाथ कोविंद पढ़ाई करने दिल्ली चले गए। दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज के तीसरे प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा पास की, लेकिन मुख्य सेवा की बजाय अलॉयड सेवा में चयन होने पर नौकरी छोड़ दी। आपातकाल के बाद जून 1975 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत से करियर की शुरुआत की। 16 सालों तक रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। इसके बाद कोविंद ने राजनीति में कदम रखा और राजनीति के कई उतार चढ़ाव से होते हुए आज देश के 14वें राष्ट्रपति पद का सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अपनी सादगी के लिए मशहूर रामनाथ कोविंद का जीवन बेहद साधारण और संघर्षों से भरा रहा है। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर किया। सियासी सफर पर चलने से पहले वो एक सफल वकील भी रहे। रामनाथ कोविंद अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो कानपुर के डेरापुर तहसील के गांव परौख के रहने वाले हैं। कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने करीब 16 साल तक प्रैक्टिस की। पेशे से वकील कोविंद 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 1998 से 2002 के बीच बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। राम कोविंद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे। कोविंद ने 1990 में घाटमपुर से और 2007 में यूपी की भोगनीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने पर 8 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में गृह प्रवेश करेंगे। आइए आपको बताते हैं राष्ट्रपति भवन की वो खासियत जो इस दुनिया में आकर्षण का केंद्र से बनाती है। राष्ट्रपति भवन की यह भव्य इमारत तब अस्तित्व में आई जब अंग्रेजों ने देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। जरूरत थी वायसरॉय के निवास स्थान की। तब वास्तुकार सर एडियन लैंडसीर लुटियन की सेवाएं ली गईं और फिर इस इमारत का नक्शा तैयार किया। लुटियंस ने इस इमारत में शाही मुगल वास्तुकला और यूरोपीय वास्तुकला का एक शानदार शास्त्रीय मिश्रण डाला। ये इमारत सांची के स्तूप से प्रेरित है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। राष्ट्रपति भवन की इमारत को बनाने के लिए मौल्च गांव के रायसीनी परिवार के लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। ये गांव पहाड़ी पर था, तभी से इसे रायसीना हिल्स कहा जाता है। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए 4 सालों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बनाने में लग गए पूरे 17 साल। 29,000 मजदूर और कर्मचारियों ने मिलकर राष्ट्रपति भवन को तैयार किया। वायसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन को 1912 में बनाना शुरू किया गया था और 1929 में से ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति भवन के 4 मंजिल इमारत में कुल 340 कमरे हैं और इस पूरे परिसर के निर्माण में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके निर्माण में 700 मिलियन ईंटें और करीब 85,000 घन मीटर पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। आजादी से पहले तक इस वायसराय हाउस कहा जाता था, लेकिन आजादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति ने इस भवन में 26 जनवरी 1950 को गृह प्रवेश किया। तब से इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के मुख्य कमरे में नहीं रहते, बल्कि वो अतिथि कक्ष में रहते हैं। दरअसल भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचार्य को यहाँ का मुख्य शयन कक्ष पसंद नहीं आया और उन्होंने अतिथि कक्ष में रहने का फैसला किया, जिसके बाद उनके बाद के राष्ट्रपति भी यही परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। अब अगर रामनाथ कोविंद भी वही परंपरा निभाते हैं तो वो भी मुख्य शयन कक्ष के बजाय अतिथि कक्ष में रहेंगे। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल कला का एक नायाब नमूना है, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से रंगीन पत्थरों और सुंदर रंगों से सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ परिसर का अशोक हॉल पूरी तरह फारसी शैली में बना है। अशोका हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होता है। इस हॉल को भी अद्भुत तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद छतों, खिड़कियां, छतरी एक अलग तरह के सौंदर्य बोध का आभास कराती है। राष्ट्रपति भवन में एक ड्राइंग रूम, एक खाने का कमरा, एक बैंक्वेट हॉल, एक टेनिस कोर्ट, एक पोलो ग्राउंड, एक क्रिकेट का मैदान और एक संग्रहालय शामिल है। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में 104 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें विशेष तरह की प्रकाश व्यवस्था की गई है। इस कक्ष में पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगी हैं। राष्ट्रपति भवन में एक मंदिर भी है। इसकी खासियत इसे किसी भी दूसरे मंदिर से अलग करती है। यहाँ बने मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म की घंटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो अलग अलग संस्कृतियों को दर्शाती है। यहाँ मौजूद मुगल गार्डन परिसर का एक अन्य आकर्षण है, जो मुगल और ब्रिटिश शैली का एक अनूठा मिश्रण है। मुगल गार्डन 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, जो सही मायने में वास्तुकला की एक अनूठी मिसाल है। मुगल गार्डन को हर साल फरवरी में आम जनता के लिए खोला जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के बाग बगीचे हैं, जिसमें गोलाकार उद्यान सबसे ज्यादा खूबसूरत है। राष्ट्रपति भवन में अभी 750 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं इस भवन में 50 रसोइये नियुक्त किए गए हैं, जो दुनिया भर के पकवान बनाने में महारत रखते हैं। राष्ट्रपति भवन में एक उपहार संग्रहालय भी है, जहां देश विदेश से मिले उपहारों को रखा जाता है। यहाँ एक चांदी की कुर्सी रखी है, जिसका वजन 640 किलोग्राम है। 1911 में लगे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम इसी कुर्सी पर बैठे थे। राष्ट्रपति भवन में हर शनिवार को सुबह 10 बजे आधे घंटे तक चेंज ऑफ गार्ड समारोह होता है। इसे आम जनता भी देख सकती है। बस इसे देखने के लिए सिर्फ अपना फोटो पहचान पत्र दिखाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो आपने देखा राष्ट्रपति
क्या कुछ खूबियां यहां पर मिलने जा रही हैं रामनाथ कोविंद को? राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए रामनाथ कोविंद के सामने कई चुनौतियां भी हैं। हालांकि हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले कोविंद 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और मोरारजी देसाई के साथ काम भी किया है। लेकिन इस समय देश में उठ रहे राजनीतिक मुद्दों पर उनसे सर्वोच्च पद पर होने के कारण बड़ी अपेक्षाएं होंगी। क्या कोविंद उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे? क्या कोविंद जरूरी मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन करने की स्थिति में होंगे? रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। पहले दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, जो 1997 से 2002 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। कोविंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक है। देश में हिंदुत्व के नाम पर जगह जगह भीड़ की हिंसा और दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन दलितों की पिटाई का मामला बड़ी सुर्खियां बन जाता है। ऐसे में सरकार की अनदेखी को कोविंद कितना अनदेखा कर पाएंगे? वो ये जानते हैं कि बीजेपी के शासन में आते ही मनुवादी ताकतें सरकार और प्रशासन पर हावी हो जाती है। ऐसे में बीजेपी की राज्य सरकारें भी दलित उत्पीड़न पर कड़ाई से कदम नहीं उठा पाती। क्या कोविंद केंद्र और राज्य सरकार को इस मसले पर कोई कड़ा संदेश दे पाएंगे? लेकिन कोविंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की मनोभावना की अवहेलना कर आरक्षण बचाओ आंदोलन खड़ा कर बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया था। सवाल यह है कि कोविंद दलित हिंसा के मामलों पर कब तक खामोश रह पाएंगे? लेकिन इस मामले में भी वो सरकार के मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं है। अहम बात तो संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर है। के.आर. नारायणन ने एक बार यूपीए तो एक बार एनडीए के राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के मामलों में अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव आते आते तेज होते आंदोलनों और विरोध के कारण बीजेपी को गैर भाजपाई सरकारों के लिए कठोर होने के आसार बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हालात बिगड़ रहे हैं। बिहार समेत गैर बीजेपी दलों की सरकारों वाले राज्यों में सरकार भंग करने के बीजेपी के फैसलों का अनुमोदन करना उनकी मजबूरी होगा। लेकिन कोविंद के.आर. नारायणन की तरह मजबूत फैसला ले पाएंगे, इसे लेकर संदेह जताया जा रहा है। इसके अलावा मृत्यु दंड के मामलों में क्षमादान के मामले में भी उनके विवेक की परीक्षा होगी। भारतीय संविधान की धारा 72 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ, लंबित अथवा कम कर सकता है, मगर उसे ऐसी कार्रवाई मंत्रिमंडल की सलाह पर करनी होती है। राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन ने अपने सामने मृत्यु दंड के सभी 57 मामलों में पेश दया याचिकाओं पर सजा में बदलाव कर दिया था। वहीं डॉक्टर कलाम ने एक दया याचिका स्वीकार की थी और एक ठुकराई थी, जबकि 23 दोषियों को क्षमा कर दिया था। कोविंद खुशकिस्मत है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 मामलों को ठुकराया और मृत्यु दंड पाए 4 दोषियों की सजा में बदलाव कर दिया। अब कोई मामला लंबित नहीं है। कोविंद की एक और चुनौती कूटनीतिक से जुड़ी हुई है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख होने के नाते उन्हें राष्ट्रपतियों तथा प्रधानमंत्रियों की मेजबानी करनी होगी। लेकिन उनके पास कोई कूटनीतिक अनुभव नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि एक अच्छी सलाहकार टीम के साथ इस समस्या से अच्छे से पार पाया जा सकता है। ये पहली बार होगा जब भाजपा का अपना राष्ट्रपति होगा और संभवतः उपराष्ट्रपति भी, जबकि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खेमे से हैं। अंशुमन त्रिपाठी, ABN। देश को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। 25 जुलाई को देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले इस गरिमामय पद को संभालने वाले उन 13 राष्ट्रपतियों के बारे में आइए जानते हैं। रायसीना हिल पर बने राष्ट्रपति भवन को अब तक 13 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। अब 14वें राष्ट्रपति का यहाँ गृह प्रवेश होना है। तो चलिए देखते हैं अब तक देश के राष्ट्रपति पद पर कौन कौन आसीन रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। राजेंद्र बाबू लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा।
राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रख्यात शिक्षाविद राधाकृष्णन 1933 से 1937 तक लगातार 5 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए थे। देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वराहगिरी वेंकटगिरी देश के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। वीवी गिरी देश के पहले राष्ट्रपति थे जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी के समर्थन से उन्होंने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने देश के 5वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक देश के राष्ट्रपति रहे। जनता पार्टी सरकार के वक्त देश के छठे राष्ट्रपति के तौर पर नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली। इनका राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह देश के 7वें और पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 तक रहा। अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से इनके विवाद सुर्खियों में रहे थे। देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर आर वेंकट रमन ने शपथ ली। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मा संभाला। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायणन देश के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के 11वें राष्ट्रपति का जिम्मा संभाला। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। प्रतिभा पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल है। देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने शपथ ली। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और 25 जुलाई 2017 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर 6 दशकों तक देश की सेवा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।